तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। सीएम धामी का आज कार्यक्रम है और ऐसे में रामनगर दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अग्रवाल सभा रामनगर में भी आयोजन होने वाला है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो वहीं 12:45 पर हनुमान जयंती पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। छोई स्थित हनुमान धाम में भंडारे में भाग लेंगे मुख्यमंत्री। 1:30 बजे डिग्री कॉलेज मैदान में कार्यक्रम होगा उनका। स्थानीय जनसमूह को आज संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और वहीं 2:40 पर देहरादून भी मुख्यमंत्री धामी लौट जाएंगे। देहरादून लौटकर शासकीय कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर के महत्वपूर्ण दौरे पर आज हैं। वो यहां अग्रवाल सभा में आयोजित प्रशिक्षण महाअभियान में शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं हनुमान जयंती के पावन मौके पर सीएम दोपहर में लगभग 12:45 में छोई स्थित प्रसिद्ध हनुमान धाम में पूजा अर्चना कर भंडारे में भी शामिल होने वाले हैं। और इसके बाद वे डिग्री कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि दोपहर 2:40 पर मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए लौट जाएंगे। तो रामनगर के दौरा मुख्यमंत्री के लिए आज बेहद खास होने वाला है। हनुमान जयंती भी है और ऐसे में आज पूजा अर्चना करते हुए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। प्रशिक्षण अभियान में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर संवाद करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवांगी, आज मुख्यमंत्री का शेड्यूल हम कह सकते हैं थोड़ा सा टाइट है। रामनगर में रहेंगे, आज पूरे दिन तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री नैनीताल के रामनगर के दौरे पर रहने वाले हैं और आज कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। सबसे पहले आज जब रामनगर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत हो गई है, जो कि मंडल स्तर तक की जा रही है और मुख्यमंत्री ऐसे तमाम अभियान के जो कार्यक्रम सुनिश्चित हो रहे हैं उसमें जा रहे हैं। तो आज भी वहां पर ये दृश्य देखने को मिलने वाला है, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो कार्यकर्ता हैं उन तक तमाम जो नीतियां हैं वो पहुंचे, उनकी विचारधारा और ज्यादा मजबूत हो अपने पार्टी के प्रति, और इसी उद्देश्य के साथ इस महाअभियान की शुरुआत की गई है। और मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री जब अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, उन तक अपनी नीतियां पहुंचाते हैं और अपने संगठन को मजबूत करने की जब कुछ रूपरेखा रखते हैं सबके सामने, तो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और आज रामनगर के अंदर भी ये दृश्य जो है वो देखने को मिलने वाला है। दूसरा, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और पूरे देश के अंदर आज देख रहे हैं कि किस तरीके से हनुमान जयंती मनाई जा रही है, मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज जब रामनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे तो आज हनुमान धाम में मुख्यमंत्री दर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं और उसके बाद वहां पर भंडारे का आयोजन होना है, जिसमें भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे और जो श्रद्धालु वहां पर हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आज क्योंकि रामनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं तो वहां पर एक जनसभा भी हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री कई जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं, उनको संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। किस तरीके से सरकार काम कर रही है, मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर जनता तक अपनी नीतियां, अपनी जिस तरीके से काम सरकार ने किए हैं, जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो बताते हुए नजर आते हैं और जिस भी जिले में जाते हैं उस पर खास फोकस रखते हैं। तो ऐसे में आज जब नैनीताल के दौरे पर हैं तो आज ये कार्यक्रम जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन आज हम रामनगर की बात करें क्योंकि वहां पर पहुंचने और तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। तो कितना महत्वपूर्ण होगा रामनगर का ये दौरा मुख्यमंत्री के लिए भी और रामनगर वासियों के लिए भी? बिल्कुल, देखिए आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम जब किसी भी जिले में जाते हैं, खासकर अब आज जैसे रामनगर में जा रहे हैं, तो वहां की जो समस्याएं हैं उनका फीडबैक लेते हुए भी नजर आते हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। आज क्योंकि प्रशिक्षण महाअभियान जो है उस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करना है उस पर भी सीएम का फोकस है। आज हनुमान जयंती है तो ऐसे में श्रद्धालु से भी मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, आज दर्शन करते हुए भी नजर आएंगे, भंडारे में भी भाग लेते हुए आज मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो एक ये भक्ति भाव वाला जो दृश्य है वो भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जनता से भी मुलाकात करते नजर आ सकते हैं, आज उनके बीच अपनी बातें रखते नजर आ सकते हैं। तो आज का जो रामनगर का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, प्रशासन अलर्ट है, ट्रैफिक डाइवर्जन जो है रूट तैयार कर लिए गए हैं कि जब सीएम की फ्लीट आएगी तो किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जाएगा। जहां जिन जिन स्थानों पर मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो। जिस मंदिर में मुख्यमंत्री जाने वाले हैं वहां
जो मंदिर प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयार है मुख्यमंत्री के स्वागत बिल्कुल के लिए। शिवांगी, तो कुल आज का मिलाकर तैयारियां नैनीताल पूरी दौरा नजर आ रही है। मुख्यमंत्री बस वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण और भी ज्यादा हो जाएगा। आप बनी रही है हमारे साथ, वापस लौट रही हूँ। और एक बड़ी जानकारी, जहां सीएम धामी की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है। दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। ऐसे में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजपुर हत्याकांड के 3 शूटर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 3 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून महाराष्ट्र पुलिस ने ऋषिकेश से उन लोगों को गिरफ्तार किया। डाकरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज हुआ है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती का बड़ा असर धरातल पर नजर आने लगा है। पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। राजपुर हत्याकांड में पुलिस ने 3 और शूटरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। वहीं महाराष्ट्र के 18 लाख रुपए की डकैती का फरार आरोपी और उड़ीसा से जेल तोड़कर भागा 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी ऋषिकेश से दबोचा गया है। और इसके साथ ही डाकरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ भी पीला पंजा चल रहा है। अपराधियों में अब पुलिस का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिनांक 30 मार्च को थाना राजपुर क्षेत्र में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें फायरिंग के दौरान रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री जोशी जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर कायम की गई थी मर्डर की धाराओं में, और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर और उनके पास से 2 नाजायज असले बरामद कर उनको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया था। आज पुलिस के द्वारा इसमें जो टीमें लगी हुई थी अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हेतु, उनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। और इस अभियोग में वांछित 3 और अभियुक्तगणों को पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम आदेश गिरी, एक समीर चौधरी और एक मोहित अरोड़ा। इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी लगातार बनी हुई। शुभांगी, जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे थे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पर भी नजर आए, अब ये एक्शन और निर्देश साफ तौर पर धरातल पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे थे, सीएम धामी की नजर इस पर थी। और जैसे ही बीते दिन इसमें जो गोलीकांड हुआ देहरादून के अंदर, उसको लेकर मुख्यमंत्री ज्यादा सख्त नजर आए और उसके बाद निर्देशित किया गया। डीजीपी ने इसको लेकर बैठक ली और ऑपरेशन प्रहार जो है उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है, जिसके चलते अब साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि चाहे वो कोई आश्रम हो, होटल हो, चाहे वो कोई किराए पर लोग रह रहे हैं या क्लब्स हो, ऐसी जगहों पर लगातार छापेमारी चलेगी, सत्यापन अभियान लोगों का कराया जाएगा। और इसी कड़ी में हम देखें तो 3 महत्वपूर्ण जो है स्टेप्स लिए गए हैं ऑपरेशन प्रहार के तहत। सबसे पहले तो जो गोलीकांड हुआ उसमें 4 लोग पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे और अब एक और सफलता मिली है कि 3 लोग जो और इसमें संलिप्त थे उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में से 18 लाख की डकैती कर एक व्यक्ति जो है फरार लगातार चल रहा था, जो कि उत्तराखंड के अंदर था। तो महाराष्ट्र की टीम और देहरादून की पुलिस ने मिलकर जो है इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा के कटक जनपद से एक व्यक्ति जो कि जेल तोड़कर फरार हुआ था और 1 लाख का इनामी था, उसको ऋषिकेश से गिरफ्तार किया गया। देहरादून पुलिस और टिहरी पुलिस ने संयुक्त रूप में इसको गिरफ्तारी इसकी की है। इसके अलावा डाकरा बाजार जो है वहां पर अतिक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर सरकार लगातार चेतावनी दे रही है कि जो अतिक्रमण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने जहां पर भी अतिक्रमण किया इसको हटाइए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं हटाया उन पर अब कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा रात को जहां पर अब क्लब्स में चेकिंग पहले नहीं हो रही थी, अब रात को क्लब्स में जाकर भी छापेमारी हो रही है। सत्यापन अभियान जिस तरीके से अभी फिलहाल एक्शन मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, निर्देश के बाद, लेकिन लगातार ये विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आया कि जब भी कोई कांड हो जाता है उसके बाद मुख्यमंत्री निर्देश दे देते हैं और फिर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से उसी तरीके के हालात क्यों बन जाते हैं देहरादून में? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी जब तक ये ऑपरेशन प्रहार या जब तक डीजीपी ने बैठक नहीं की या सीएम के निर्देश नहीं आए, इससे पहले इस तरीके के चेकिंग अभियान ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रहा था। और यही कारण है कि अपराध लगातार बढ़ रहे थे, रात तक देर रात तक क्लब्स खुल रहे थे और ये गोलीकांड जो हुआ ये भी इसी का एक नतीजा था। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, डीजीपी ने बैठक की है, इसीलिए अब चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है, सत्यापन अभियान में तेजी लाई गई है। लेकिन ये हर बार देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद ये जो चेकिंग अभियान है या जो सत्यापन अभियान
है इसमें थोड़ी ढिलाई हो जाती है। रात को इस तरीके से चेकिंग अभियान नहीं चलाया जाता, सुबह के वक्त नहीं चलाया जाता, और यही कारण होता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो ऐसे में इस बार यही उम्मीद की जा रही है कि जो सख्त निर्देश ऊपर से मिले हैं, चाहे वो सीएम की तरफ से हो या डीजीपी की तरफ से हो, इनका पालन अब हमेशा किया जाएगा। तभी जाकर अपराध जो है वो राजधानी के अंदर रोक पाएंगे। बिल्कुल शिवांगी, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रिश्वतखोरों के खिलाफ दामी सरकार सख्त नजर आ रही है। ऐसे में देहरादून में उप शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। सीएम धामी के सख्त निर्देश का अब असर धरातल पर दिखना भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेने के भी निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का जो असर है वो पूरी तरीके से अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की और इस मुलाकात के दौरान सनातन संस्कृति के संरक्षण और आध्यात्मिक जागरण पर सार्थक चर्चा की गई। महाराज जी ने 4 धाम यात्रा की सुव्यवस्थित और सुरक्षित व्यवस्थाओं के लिए मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। उन्होंने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को श्रद्धालुओं के लिए मील का पत्थर बताया। मुख्यमंत्री ने भी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें देवभूमि की प्रगति में सहभागी बताया। तो वहीं देहरादून में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और ऐसे में 3 थाना अध्यक्षों में 30 अफसरों को उनके ट्रांसफर कर दिए गए। कई थानों में थाना प्रभारी बदले गए हैं। तो ऐसे में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। नए अधिकारियों को जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए जाएंगे। देहरादून पुलिस महकमे में बीती रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। राजधानी की कानून व्यवस्था को और ज्यादा अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस कप्तान ने आधी रात को तबादला सूची जारी कर दी और इस फेरबदल में 3 थाना अध्यक्षों समेत कुल 30 पुलिस अधिकारियों को तबादले किए गए हैं। कई थानों में नए प्रभारियों की तैनाती की गई है, जिससे विभाग में हलचल मची नजर आ रही है। आदेश जारी होते ही सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपना नया कार्यभार संभालने के निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की और कर्मचारियों से संवाद किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सरकार के कर्मचारी हितैषी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं दूसरी तरफ आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्योगिक परिषद के बीच वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अहम एमओयू साइन हुआ है, जिसके साथ जवानों को स्थानीय फल सब्जियां मिलेंगी और किसानों को स्थानीय बाजार भी मिलेगा। और इस समझौते से किसानों को करीब 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी का कर्मचारियों संग संवाद, किसानों को सौगात। धामी सरकार ने दिया उत्तराखंड के किसानों को बड़ा तोहफा। आईटीबीपी और औद्योगिक परिषद के बीच हुआ अहम समझौता। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के साथ एमओयू साइन। एमओयू साइन होने से जवानों तक पहुंच सकेंगे स्थानीय उत्पाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित और समृद्ध उत्तराखंड के मिशन में तेजी से जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में नगर निकाय कर्मचारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को विस्तार से रखा। इसके साथ ही सीएम धामी की मौजूदगी में आईटीबीपी के साथ प्रदेश के किसानों के हितों से जुड़ा अहम समझौता किया गया। सीमा पर तैनात जवानों को अब पहाड़ का ताज़ा खाना मिलेगा। जी हां, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज देहरादून में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्योगिक परिषद के बीच एक एमओयू साइन हुआ, जिसके चलते अब सीधा जवानों तक ताज़ा सब्जियां और फल पहुंचेंगे। इसके तहत अब जो सीमांत किसान हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी और उन्हें एक नया बाजार उपलब्ध कराया जाएगा।
उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम में सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में कर्मचारियों की भूमिका का जिक्र किया और नगर निकाय कर्मचारियों की विशेष तौर पर सराहना की। सीएम धामी ने नगर निकाय के कर्मचारियों को राज्य की अदृश्य शक्ति बताया, जो प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए पूरी तत्परता से जुटे रहते हैं। किसी भी राज्य की जो विकास है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कर्मचारियों की भूमिका क्या है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। इसलिए राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और यदि उसमें भी हम निकाय के कर्मचारियों की बात करें तो हमारे निकाय कर्मचारियों की भूमिका तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है, सामान्य कर्मचारियों से और अधिक, क्योंकि आप लोग हमारी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विकास, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीएम धामी ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर संभव मांग को सरकार पूरा करेगी, क्योंकि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर संभव मांग पर जो भी सरकार कर सकती होगी अवश्य करेगी, पूरी संवेदनशीलता के साथ करेगी, पूरे सकारात्मक भाव के साथ करेगी और चरणबद्ध तरीके से उनके समाधान का प्रयास करेगी। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, एक अच्छा परिवेश मिलना चाहिए, जिससे हमारे सभी कर्मचारी भाई बहन और अधिक ऊर्जा के साथ उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहें, अपना योगदान देते रहें। नगर निकाय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प को उत्तराखंड सरकार तेजी से साकार कर रही है। सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ भारत को आज विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के शहरों और कस्बों में सफाई को एक जन आंदोलन बनाया गया है। सीएम धामी ने जहां एक तरफ नगर निकाय कर्मचारियों से संवाद किया, तो वहीं दूसरी तरफ शासकीय आवास सभागार में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्योगिक परिषद के बीच MOU साइन किया गया। इस समझौते के तहत उत्तराखंड में तैनात आईटीबीपी की विभिन्न बटालियनों को अब स्थानीय स्तर पर उत्पादित ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जवानों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाएगी, बल्कि स्थानीय किसानों के लिए एक स्थायी बाजार भी तैयार करेगी। अब तक हो चुकी है 14.77 करोड़ रुपए की खरीद। नया MOU साइन होने से बढ़ा खरीद का लक्ष्य। किसानों को होगी करीब 6 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी। सीमांत क्षेत्र के किसानों को होगा सबसे ज्यादा लाभ। सीएम धामी ने इस पहल को वोकल फॉर लोकल अभियान का सशक्त विस्तार बताया है। MOU साइन होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर दराज बाजारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। धामी सरकार के इस वजह से सीमावर्ती जिलों को प्राथमिकता दी गई है। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के लिए ये पहल आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा जरिया बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इन मॉडल को और जिलों में लागू कर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार का ये प्रयास है कि प्रदेश के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचे और उनकी जो परेशानियां हैं सरकार उनका समाधान निकाले। यही कारण है कि जवानों से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर कर्मचारियों तक बड़े बड़े निर्णय जो है उनके हितों में धामी सरकार लेने का काम कर रही है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्टीली, खबर। 3 पूर्व विधायकों समेत 6 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने से उत्साहित कांग्रेस के सामने अंतरकलह की चुनौती खड़ी हो चुकी है और इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर 15 दिन के राजनीतिक व्रत पर गए हरीश रावत पार्टी के नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने इसकी पुष्टि करते हुए चेतावनी दी है कि चुनावी साल में हरीश रावत की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस नेतृत्व से आहत हरदा का सियासी व्रत। बीजेपी बोली चुनाव तक और बिगड़ेगी हालत। पूर्व सीएम की उपेक्षा कांग्रेस को पड़ेगी भारी। कुंजवाल के बयान से कांग्रेस की किरकिरी। ठुकराल, भीमलाल आर्य और नारायण पाल सहित 6 वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी में उत्साह का माहौल रहा। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के केंद्रीय और उत्तराखंड के नेताओं ने मिशन 2027 के लिए जोर शोर से पूर्व सीएम हरीश रावत इस मौके पर नजर नहीं आए। यही नहीं, हरीश रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर 15 दिन के राजनीतिक व्रत पर जाने का फैसला ले लिया, जिसे लेकर कयास लगने लगे कि आखिर हरदा है। अब पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ किया है कि हरीश रावत पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। कुंजवाल ने कहा है कि दिल्ली में होने वाली ज्वाइनिंग से पहले प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में हरीश रावत ने रामनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले संजय नेगी का भी नाम सुझाया था, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई, जिसके कारण हरीश रावत आहत कर लिया है। कुंजवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता अगर चुनावी वर्ष में कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं तो इससे कांग्रेस को काफी नुकसान होगा और हरीश रावत के बिना कांग्रेस की उत्तराखंड की सत्ता में वापसी की बात सोची भी नहीं जा सकती। कुंजवाल के बयान से जहां कांग्रेस की अंतर्कलह एक बार फिर सतह पर आ गई है, वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना में कभी एका हो ही नहीं सकता और 2027 इनकी रार और बढ़ने वाली है। लेकिन उसी ज्वाइनिंग में हरीश रावत जी ने संजय नेगी का नाम भी सुझाया था, जो रामनगर से हैं, निर्दलीय हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं और जब चुनाव लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट ले आते हैं। निर्दलीय के रूप में 15 से 20 हज़ार वोट वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है। तो उनको ज्वाइन कराने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने जब कहा तो सभी ने उसको नकार दिया। उस बैठक में हमारे प्रदेश की माननीय प्रभारी जी भी थी और वरिष्ठ लोग तो थे ही। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तब से उनकी गतिविधियाँ कुछ अलग अलग किस्म की हो रही हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानना मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए ये अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि हरीश रावत जी धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं और मात्र हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं, वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है और चुनाव नज़दीक आते आते देखना ये सड़कों पर जूतम पैजार होगी, ये आपस में लड़ेंगे। गणेश गोदियाल के दोबारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हरीश रावत लगातार गोदियाल के साथ कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। बीजेपी से मुकाबले के लिए बार बार पार्टी नेताओं को एकजुट होने की सीख भी देते रहे, लेकिन हरदा खुद कांग्रेस में शामिल हुए चेहरों में अपने मनपसंद का नाम शामिल नहीं किए जाने पर कोप भवन में चले गए। हालांकि राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि हरदा इसी बहाने 2027 से पहले कांग्रेस नेतृत्व को उत्तराखंड में अपनी सियासी हैसियत की याद भी दिलाना चाह रहे हैं। अब ये तो देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व है या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये साफ है कि इस अंतर कलह से एक बार फिर कांग्रेस का मिशन 2027 हिचकोले खाता नजर आ रहा है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के खबर। उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अब जल भराव वाली जमीन पर मखाना की खेती की जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को बिहार की फसल सफल तकनीक का अध्ययन करने और किसानों को प्रशिक्षण देने के निर्देश जारी किए हैं। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती के पहले पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। मंत्री जोशी ने कहा
सदुपयोग होगा, बल्कि उच्च मूल्य वाली फसल से किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो वहीं उत्तराखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअल बैठक में शिरकत की, जिसमें फार्मर आईडी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में अब तक 1.6 लाख से ज्यादा किसानों की आईडी बन चुकी है, जबकि आगामी 3 महीने में 8 लाख किसानों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिजिटल आईडी से न केवल खाद बीज आसानी से मिलेगा, बल्कि उर्वरकों की कालाबाजारी पर मंत्री ने अधिकारियों को साप्ताहिक सत्यापन और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए खबर। नमस्कार।